Dear students, today's topic is risk management and patient safety protocols. आपके सेगमेंट में इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जरूरी होते हैं आगे की चीज़ों को सही से हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करने में। लेकिन ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, आपके डिपार्टमेंट में इन चीज़ों की भी नीड होती है अलग से। वाई पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट मैटर्स। A healthcare challenge. Healthcare is inherently complex and carries risk. Medical errors and adverse events can lead to patient harm, increased cost, legal liability and loss of trust. अगर हम एक हेल्थ इसमें चैलेंज क्या होता है रिस्क से रिलेटेड कि अगर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स होता है और ये कैरीज करता है रिस्क और मेडिकल एरर्स एडवर्स इवेंट्स कैन लीड टू पेशेंट हार्म। इसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है, इंक्रीज कॉस्ट बढ़ सकती है और साथ में लीगल लायबिलिटी भी बढ़ती है और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास जो है वो घटता है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स। अगर ये प्रोटोकॉल्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इफेक्टिव हैं एंड एसेंशियल टू प्रोटेक्ट पेशेंट को प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एंड मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी। और इसके साथ साथ अगर ये प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी भी मेंटेन होती है। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं ग्लोबल। 1 in 10 पेशेंट हार्म ड्यूरिंग केयर। 10 पेशेंट्स में से एक पेशेंट को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, WHO का अपना असेसमेंट है। मेडिकल एरर्स में 3rd लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन सम कंट्रीज। अगर मेडिकल एरर्स होती हैं जिसमें से 3rd लीडिंग कॉज, तीसरा कारण है जिसके कारण से डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। 134 मिलियन एडवर्स इवेंट्स एनुअली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें 134 मिलियन एडवर्स ऐसे इवेंट्स जो नॉर्मली प्लान या सिस्टमैटिक कोई ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ का लॉस होने के चांसेस होते हैं। एंड प्रिवेंटेबल हार्म कॉस्ट बिलियंस ग्लोबली। अगर इसकी वजह से चाहे आप नशीली से संबंधित हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे हॉस्पिटल की अदर चीज़ों से, तो उसमें क्या है बिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड विद दिस और इसकी वजह से हार्म भी होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। कॉमन रिस्क एरियाज में मेडिकेशन एरर्स, अगर मेडिकेशन देते हैं उसमें कोई एरर्स हो, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, फॉल्स एंड इंजरीज, डायग्नोस्टिक एरर्स, कम्युनिकेशन फेलियर्स, ये जो चीज़ें हैं बहुत कॉमन है, सब जगह पाई जाती हैं ये तरीके की। द सॉल्यूशन इसमें क्या है, प्रोएक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टीम बेस्ड अप्रोच एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। ये इसको अगर हम फॉलो करें तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लाभ। अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट। Risk management is a systemic approach identifying, assessing and mitigating potential hazards that could harm patients, staff और organization। तो risk management एक systematic approach होता है, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, मिटिगेट मतलब उसको ठीक करना पोटेंशियली हैजार्ड्स को जो होते हैं एंड थ्रू आउट द दैट कुड हार्म पेशेंट्स, पेशेंट को हार्म पहुंचाता है जिनके कारण से स्टाफ को या संस्था को। तो उसको अगर हम सही से सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू हैंडल करें तो वो कंडीशंस हमारे सामने आएंगी ही नहीं। इट एनकम्पसेस क्लिनिकल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल लीगल रिस्क। और जो ये कंडीशंस क्रिएट होनी है, चाहे क्लिनिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो या कोई लीगल रिस्क हो, इसको हम एनकम्पास कर सकते हैं, एक तरीके से ना होने दें या इसको बचा लेते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स बिफोर दे अकर। अगर हम एडवर्स इवेंट जो होने हैं उनको प्रिवेंट करें होने से भी पहले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ इंसिडेंट्स व्हेन दे हैपन। अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी को हम कम कर सकें तो बेहतर है। लर्न फ्रॉम एरर्स एंड नियर मिसेस। अगर जो हमसे पुरानी एरर्स से पहले हुई हैं या नियर मिसेस कुछ चीज़ें ऐसी जो मिस करने के कारण हो गया है तो उसको अगर हम इम्प्रोवाइज कर लें तो ये फर्दर कोर्स ऑफ चीज़ें नहीं होगी। प्रोटेक्ट पेशेंट, स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन चीज़ों को हम रिस्क मैनेजमेंट सही से करें तो पेशेंट को, स्टाफ को और ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लेकिन उसको ऊपर के ही लोग मेंटेन कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर और इसके साथ साथ ओवरऑल क्वालिटी केयर भी आप दे सकते हैं। वो कंपोनेंट्स में रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क मॉनिटरिंग। तो ये 4 चीज, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल हजार्ड्स, इनके कारण से ये होता है
रिस्क असेसमेंट, एनालाइज लाइवलीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, किन किन चीज़ों में चीज़ें उसको एनालाइज करिए कि क्या ये कारण से ये चीज़ इम्पैक्ट हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स एंड सेफगार्ड, वो सेफगार्ड्स को आप यूज़ करिए, कंट्रोल्स को यूज़ करिए जिसको हम रिस्क को हटा सकें। नेक्स्ट रिस्क मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग सरक्लास, जो भी चीज़ें मान लो रेगुलर बेसिस पे हो भी रही हैं तो उसका सरक्लास रखें, उस पर निगरानी रखें एंड इवेल्युएशन, और साथ में इवेल्युएट भी करते रहें कि इसके कारण से ये चीज़ हो रही तो अगर अगले स्टेप पे हमको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। रिस्क कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर्स, जो उसके ओनर्स हैं या मालिक हैं या जो उसके ट्रस्टी हैं उनको भी इसके विषय में टाइमली पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर रिस्क, क्लिनिकल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिस्क एंड एनवायरमेंटल फैसिलिटी रिस्क। इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक एरर्स एंड डिलेज, जो भी डायग्नोस्टिक एरर्स होते हैं, डिलेज होते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन, मेडिकेशन एरर्स, इसमें स्पेशली रॉन्ग ड्रग, डोज, पेशेंट या ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं रेगुलर प्रैक्टिस में। जान लीजिए आप किसी पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, देखते हैं कि दवा मिलनी है उसके बदले कोई और दवा दे दी जाती है, या फिर डोज अगर मान लो उसको सिलेक्टिव ये डोज जानी थी, ज़्यादा चली गई या कम चली गई, या पेशेंट देना किसी और को था, दे किसी और को दिया, या आईवी देना था तो आईएम दे दिया, आईएम देना था तो आईवी दे दिया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। नेक्स्ट सर्जिकल एंड प्रोसीजरल एरर्स, अगर सर्जिकल और प्रोसीजरल जनरली बहुत कम होता है लेकिन फिर भी इसमें चांसेस होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल या इससे रिलेटेड इन्फेक्शन, पेशेंट फॉल्स एंड प्रेशर इंजरीज, ये कम होता है अगर जो अच्छी हॉस्पिटल्स हैं और बेस्ट केयर देती हैं तो उसमें ये चांसेस कम होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में जो भी वर्किंग्स होती है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट फेलियर और माल फंक्शन, स्टाफिंग शॉर्टेज एंड फैटीग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी समझते हैं। नहीं सर, क्या सर? जो कॉम्पिटेंसी यहाँ से जैसे जो सर कंप्लीट कर पाए सही से, नहीं इनएडिक्वेट आ गया ना उसके आगे, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी मतलब जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं जरूरतों को। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग उन लोगों को जिनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है या कम मिली है। कॉम्पिटेंट कहते हैं एक अपने आप में सक्षम व्यक्ति होना, ताकि वो उसको जब कोई चैलेंज आए तो अपने लेवल पर ही वो हैंडल कर ले जाए। तो इसके लिए अगर ट्रेनिंग प्रॉपर है तो कॉम्पिटेंसी अपने आप आ जाएगी, अगर ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं है तो इनकॉम्पिटेंसी मिलेगी। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अगर सप्लाई चेन किसी भी चीज़ों का है वो प्रॉपर नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस गैप्स, अगर कोई सडन मान लीजिए कोई कार्डियक पेशेंट आ गया, अब आपके पास ऑक्सीजन बाहर सही नहीं है, वहाँ से गाड़ी से लेकर आप अपने इमरजेंसी तक ला रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन ला रहे हैं, फिर आपको पता चला सडन कार्डियक अरेस्ट है, डीसी शॉक देना है, आपका डीसी शॉक का मशीन नहीं चल रहा, देन दूसरा एप्लीकेशन, सो इट्स अ गैप। अच्छा, मतलब हर चीज प्रिपरेशन करके रखनी है। इट्स अ गैप एंड इट्स अ गैप देन कैन लूज द थिंग्स, और वही चीज़ें होगी तो आप पूरा सेफ कर लेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेलियर्स, और कई सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो टाइम पे अगर ना वर्किंग करें तो फिर वहाँ पे भी रिस्क क्रिएट होता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। ब्रीच कहते हैं कोई भी चीज़ जो विश्वास तोड़ करके उसका वो करना। इन्फॉर्म कंसेंट इश्यूज, अगर बहुत बड़ी याद रखिएगा, हॉस्पिटल में कभी भी काम करिएगा तो इन्फॉर्म कंसेंट जरूर लेना है। अगर वो प्रोटोकॉल में है, रूल्स में है आपके, तो जरूर उसको इन्फॉर्म कंसेंट लेना। अगर इन केस नहीं भी है और वो प्रोसीजर कोई ऐसा है जिसमें रिस्क है तो आप कुछ नहीं तो पेपर पे ही लिखवा के उनको सारी बात बता के सिग्नेचर करा के तभी प्रोसीजर करें, क्योंकि वो आपके लिए भी सेफ है, पेशेंट के लिए भी एक पॉइंट क्लियर रहेगा और इंस्टीट्यूशन के लिए भी आपके सेफ रहेगा। इन केस आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं की है और आपने कोई प्रोसीजर किया, उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ, सो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अथॉरिटीज विल से हाउ एंड व्हाई यू हैव नॉट एक्सप्लेन, सो दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माल प्रैक्टिस या लिटिगेशन एक्सपोजर, अगर कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो प्रोसीजर है या कोई भी पैराफर्नालिया है जो आपने स्टैंडर्ड वे में नहीं किया, उससे हट के कोई काम किया तो माल प्रैक्टिस। रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस थे उनको आपने कंप्लायंस नहीं किया। क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिवेलिंग फेलियर्स, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो चीज़ें या प्रिविलेज इश्यूज हैं। बिलिंग एंड कोडिंग एरर्स, और बिलिंग तो फिर भी चल जाएगा बट कोडिंग एरर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैसिलिटी रिस्क में फायर, इलेक्ट्रिक, हैजार्डस मटेरियल, फिजिकल, नेचुरल डिजास्टर, वर्क प्लेस
फॉरेस्ट वायलेंस, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, इसको ग्रीन में ही रखा गया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ केयर रिस्क में आते हैं। पेशेंट सेफ्टी फंडामेंटल्स में डेफिनेशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी क्या होती है? पेशेंट सेफ्टी इज द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर एक्टिविटी। एक लाइन दो सब याद रखिएगा, वन इज एरर्स एंड अदर इज एडवर्स इफेक्ट। अगर एरर्स और एडवर्स इफेक्ट को आप ना होने दें पेशेंट से रिलेटेड तो आपको कोई इशू नहीं, ठीक है। It focuses on the creating system and processes that minimize the risk of harm to the patient through the both individual actions and system redesign। अगर इसको आप प्रोसेस को करें और कोशिश करें रिस्क को मिनिमाइज करें, अगर इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट भी होता है तो आप उसको रीडिजाइन करें ताकि नेक्स्ट टाइम से वो चीज ना हो। कोर प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, डू नॉट हार्म, पेशेंट को कोई भी हार्म ना। सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी। स्टैंडर्डाइज व्हेन पॉसिबल, जब भी हो स्टैंडर्डाइज करें। लर्न फ्रॉम एरर्स, डिजाइन फॉर सेफ्टी, एंगेज पेशेंट्स एंड पार्टनर्स एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। अगर आप इस पार्ट को पेशेंट को अपने साथ जोड़ के चलेंगे और एज ए पार्टनर करके उसको मैनेज करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा सा रहेगा। अगर आपके साथ को कोऑपरेटिव रहेगा, अगर अनकोऑपरेटिव है तो आपको मैनेज करने में टफ होगा। नेक्स्ट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर जगह ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है और हर जगह बहुत ओपन होने वाला मामला या बंद होने वाला भी ठीक नहीं। तो असेसमेंट टाइम के हिसाब से, केस के हिसाब से और केयर के हिसाब से। मान लो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया या उसको ब्रेन हेमरेज है, उससे बोलो भाई तुम्हें ट्यूब डालनी है, तो कहेगा भैया तुम्हारी मर्जी, तुम वो सब ट्यूब थोड़े डाल लेंगे। आप किसी पेशेंट्स को राइस ट्यूब डालिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मान लो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके जो एब्डोमेन में जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि अचानक से अगर वॉमिट कर देगा तो एस्पिरेट कर सकता है। तो आप उससे बोलोगे कोई नाक में नली डालनी है, एक राइस ट्यूब डालनी है, तो जैसे वो समझ तो थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे निकाल कर फेंक देगा, आप नाक में कोई चीज़ बर्दाश्त करेगा कॉन्शियस है। तो इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना, समझाना एक अलग बात है और करना एक अलग बात है। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर की एलिमेंट्स क्या है? लीडरशिप कमिटमेंट। जो डालते हैं नाक में नली तो फिर पेशेंट को बेहोश करके डालते हो? नहीं, से डाल देते हैं। पेन होता होगा फिर पेशेंट? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, बट ज़्यादा नहीं। जेली होती है, उसको ज़ाइलोकेन जेली कहते हैं, उसके पिट पे अप्लाई कर देते हैं और उसको नॉस्ट्रल्स में भी डाल देते हैं, जिस नॉस्ट्रल से डालना होता है, और धीरे धीरे करके उसमें प्रोसीजर होता है। तो छींक नहीं आती सब नॉर्मल? इसीलिए तो ज़ाइलोकेन जेली यूज़ की जाती है, क्योंकि एनेस्थीसिया होता है, वो जहाँ जहाँ जाता जाएगा वो जगह एनेस्थेटाइज करता जाएगा। सबसे और मैं कह रही हूँ एनेस्थीसिया देते होंगे सर उसमें। वो यूज़ किया है, लुब्रिकेशन भी होता है और एनेस्थेटाइज भी कर देता है, तो इससे इरिटेशनल जो कफिंग या स्नीजिंग होती है वो नहीं होती है। क्या सर? नेक्स्ट, इफेक्टिव टीम वर्क, टाइम हो गया क्लियर सर। कम्युनिकेशन, एडिक्वेट सर टाइम हो गया सर। कंटिन्यूअस डिजायर्ड आउटकम, ये चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कल्चर सेफ्टी। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी कल्चर, जस्ट कल्चर, रिपोर्टिंग कल्चर, लर्निंग कल्चर और इन्फॉर्म कल्चर। ये चार चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो ये सेफ्टी में आता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सेफ्टी कल्चर में क्या एक्शंस होने चाहिए? लीडरशिप का एक्शन अलग होगा, स्टाफ का अलग होगा और सिस्टम का एक्शन अलग होगा। बस सर। भाई वी हैव टू कंप्लीट। सर 17 है सर, और ये लोग खड़े हैं कि आप तुरंत कंप्लीट करिए। बताइए, तो आप बात कर लीजिए बाहर जा करके। It is not fair at all. अच्छा।